सबके फ़ोन में है और एग्जाम में ये क्वेश्चन पिछले बार पूछा और बहुत लोग गलत करके आ गए थे। होगा कि 169 जो है वो 13 का स्क्वायर है, यानी इसका आंसर क्या हो गया 130 मीटर। और दक्षिण पूर्व कि गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, वो जो कुछ काटते या कुतरते रहती है ना, जिससे उसके दांत घिसते रहते हैं। मगरमच्छ हो गया, सांप हो गया, बाघ हो गया, इन सबको त्वचा के लिए मारा जाता है कि कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है। क्या बाज का शरीर सल्क से ढका होता है, वो तो कछुआ का ढका होता है सल्क से। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। डिस्कवरी आईएएस एकेडमी के यूट्यूब परिवार में आपका हार्दिक स्वागत, वंदन और क्रांतिकारी इस्तकबाल है। तो आइए हम लोग पर्यावरण अध्ययन के तीसरे पार्ट की ओर बढ़ते हैं। आज के सेशन में 20 अगस्त 2023 को होने वाले सीटेट के एग्ज़ाम के कुछ संभावित प्रश्न लेकर फिर से हाजिर हैं। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि बच्चों के ईवीएस कक्षा में अधिकतम क्या होना चाहिए। तो ये हमारा कथन वाला क्वेश्चन है। क्या वाद विवाद का प्रावधान होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, वाद विवाद का प्रावधान होना चाहिए। अनुभवात्मक सीखना ये भी होना चाहिए, कहानियाँ भी होनी चाहिए। ये तथ्य और सूचनाएं नहीं होनी चाहिए। तो हमारा ए, बी और सी तीनों कथन सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि जल थीम से संबंधित मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है यदि रोल प्ले आयोजित किए जाते हैं। बिल्कुल सही। देखिए, आप जान रहे होंगे कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो दूसरों की नकल बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो अगर आप कभी कभी देखेंगे कि आप जो कुछ बता रहे हैं वो बच्चे भी आपको रिपीट करके वही चीज़ बोल देते हैं। तो यानी बच्चे जो है दूसरों की भूमिका निर्वाह बहुत अच्छे से करते हैं। तो रोल प्ले बिल्कुल हो जाना है। बच्चों के बीच वास्तविक संवाद को प्रोत्साहित किया जाता है, ये भी सही है। संचरित क्षेत्र भ्रमण आयोजित की जाती है, ये भी सही जा सके। बच्चों को निबंध लिखने के लिए कहा जाता है, ये गलत है। तो आपका 1, 2 और 3 तीनों सही है। देखिए, इन सब में भी सबसे अच्छा अगर कोई चैप्टर बच्चों को पढ़ाना है तो अगर हो सके तो बच्चों को अगर उस क्षेत्र पर आप भ्रमण करा देते हैं तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और एक बात बता दें आपको कि सीटीपी में सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि अगर बच्चा जो है अपने इंद्रियों का माध्यम से, ठीक है, अगर बच्चे अपने इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ सीखते हैं या ग्रहण करते हैं वो ज्ञान उनके लिए परमानेंट हो जाता है और वो इसे जल्दी नहीं भूलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तीसरा क्वेश्चन है कि भोजन विषय आप लोग को बताए हैं कि ईवीएस के टोटल 6 विषय हैं। पिछले क्लास में हम चर्चा कर चुके हैं, जिसमें जल, भोजन, आवास, परिवार और मित्र, यात्राएं, हम चीजें कैसे बनाते हैं। उसी में से एक आपका विषय भोजन के बारे में कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है कि भोजन विषय के मुद्दे विद्यार्थियों के लिए सार्थक और प्रामाणिक हो सकते हैं यदि, ये आपका ऑप्शन वाला है, मुद्दों के इर्द गिर्द समूह कार्य और चर्चाएं आयोजित की जाती है। आप जब भी सीटेट का एग्जाम दें एक बात का ध्यान रखेंगे, आप किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप पहले ये डिसाइड करेंगे वो क्वेश्चन आपका पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर आपका क्वेश्चन पॉजिटिव हो गया तब तो आपको ऑप्शन भी छांटने में आसानी होगा। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन नेगेटिव है और आप हर बार में पढ़ के उसको निकल जाते हैं तो 3 ऑप्शन आपका पॉजिटिव मिलना है। अगर आप उसमें पॉजिटिव में से किसी एक को लगा कर निकल लेते हैं तो वो आपका गलत हो जाना है। तो यहाँ आपका क्वेश्चन पॉजिटिव है। आपका ऑप्शन जो दिया हुआ है, मुद्दों के इर्द गिर्द समूह कार्य और चर्चाएं आयोजित की जाती है, सही लग रहा है। फिर भी आगे बढ़ेंगे। दूसरा ऑप्शन है प्रश्नोत्तरी आयोजित की जाती है, जो कि गलत है। आपको बता दें, परीक्षा लेना, पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान देना,
ये सब आपका निगेटिव सेंस में माना जाता है। आपको हमेशा सेंटर में बच्चे को रखना है, ना कि शिक्षक को रखना है, ना कि पाठ्यपुस्तक को रखना है। आगे है शिक्षकों द्वारा प्रदर्शन। एक बात गौर करेंगे, आपको हमेशा बाल केंद्रित करना है, ना कि शिक्षक केंद्रित। और यहाँ शिक्षकों की जगह अगर छात्रों दिया रहता तो आप इसको सही मान सकते थे। अगला ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक को संसाधन के रूप में। देखिए, संसाधन के रूप में शामिल है आपका, हम माने कि पाठ्य पुस्तक एक साधन है, ठीक है, आपके सीखने में उसकी भूमिका है, लेकिन उससे भी ज्यादा, सबसे ज्यादा अच्छा ऑप्शन इसमें कि मुद्दों के इर्द गिर्द समूह कार्य और चर्चाएं आयोजित की जाती है, जो कि आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है पक्षियों की एक स्पीशीज प्रजाति जिसका नर पक्षी सुंदर सुंदर घोंसले बनाता है, मादा पक्षी उन घोंसलों को देखती है, उनमें से वह उसे चुनती है जो उसे सबसे अच्छा लगता है और उसी में अंडे देती है। पक्षियों की इस स्पीशीज का क्या नाम है? आपको बता दें कि ना, इसमें जो होता है कि नर पक्षी बहुत सारा घोंसला को बना लेता है। घोंसला बना लिया नर पक्षी, उसके बाद होता क्या है कि इसकी जो मादा पक्षी होती है वो उन घोंसलों को जाके देखती है, और जो घोंसला इसको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है उसी में वे अंडे देती है। तो ऐसे पक्षी का नाम है वीवर पक्षी, ठीक है, ऐसे पक्षी का नाम वीवर पक्षी है। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए कथन में से अलबरूनी। आपको बता दें ये अलबरूनी जो है महमूद गजनी के साथ भारत आया था, ठीक है, और इसने भारत में आके बहुत अध्ययन किया, ठीक है, और तालाबों के बारे में बहुत कुछ बताया कि भारत के लोगों में तालाब बनाने की एक अनोखी कला है, ठीक है। और अलबरूनी जो है वो उज्बेकिस्तान से आया था, और इसके दो पुस्तक का नाम आपको बार बार देता है, किताब उल हिंद, नाम सुने होंगे आप लोग। किताब उल हिंद की रचना किसने की है? अलबरूनी ने की है। इसी के नाम पे जगह पे एक देता है तहकीकात ए हिंद, ठीक है। पहला कथन है वह एक यात्री है जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण किया और जो प्रेक्षित किया उसके बारे में लिखा, बिल्कुल सही कथन है। दूसरा कथन है वह अफगानिस्तान से आए थे। आपको तुरंत हम बताए हैं कि वह अफगानिस्तान से नहीं, उज्बेकिस्तान से भारत आए थे, ठीक है। तीसरा कथन है उन्होंने उन चीजों के बारे में लिखा जो उन्हें अपने देश से भिन्न लगी, बिल्कुल सही, बताए थे आपको तालाब के बारे में। उनकी पुस्तक से हमें अपने देश के भूतकाल और सांस्कृतिक विरासत के बारे में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल सही। उन्होंने विशेष रूप से हमारे देश के लोगों के तालाब बनाने में कुशलताओं का उल्लेख किया है। तो आपका दूसरा कथन छोड़कर बाकी सब सही है, यानी 1, 3, 4 और 5, तो तीसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाक शास्त्र, यहाँ गलती हो गया, थोड़ा सा पाका शास्त्र लिखा गया है, लेकिन आप गौर करेंगे पाक शास्त्र, तो पाक शास्त्र आप जान लीजिए यानी ये खाना बनाने से संबंधित वाला है, ठीक है। देखते हैं, कक्षा में छात्रों को वास्तविक सामग्री से सैंडविच बनाकर दिखाना नहीं होगा। छात्रों से गेहूं से आटा बने व्यंजनों की सूची लिखने के लिए नहीं होगा। अपने विद्यालय में आग रहित खाना बनाने के मेले का आयोजन करना जहां छात्र व्यंजन बनाते और बेचते हैं। आगे है कक्षा के बच्चों के लिए बगीचा बनाना जहां सभी बच्चों को टमाटर, मिर्च आदि जैसे पौधे। आपका सही ऑप्शन तीसरा नंबर, यानी आग रहित खाना बनाने की विधि को पाक शास्त्र कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोई छात्र ए पर है। देखिए एक क्वेश्चन यहां से आना फिक्स है, आपको एक ट्रेन वाला क्वेश्चन बताए हैं, ट्रेन वाला एक क्वेश्चन आना है, एक दिशा वाला आना है, एक मानचित्र वाला आना क्वेश्चन। देखिए कोई छात्र ए पर है और वह बी पर पहुंचना चाहता है। इसके लिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इसके लिए वह ओ पर जाता है जो ए के ठीक उत्तर में। आपको एक चीज बता दें, ये आपका उत्तर है। हमेशा आप याद रखेंगे ऊपर उत्तर, उत्तर के जस्ट अपोजिट साइड जो होता है वो दक्षिण होता है। यहां तक सब कोई सही होते हैं,
लेकिन पूरब और पश्चिम वाले में जाकर वो फंस जाते हैं। तो आपको फंसना नहीं है, आपका जो राइट हैंड होना है उस साइड पूरब होना है, ठीक है, और आपका लेफ्ट साइड जो होगा वो पश्चिम होगा। और एक चीज सबसे खास बात आप ये जान लीजिए कि जैसे ये उत्तर है, ये पूरब है, तो बीच का क्षेत्र जो होगा वो उत्तर पूरब होगा। ये दक्षिण है, ये पूरब है, तो बीच का जो क्षेत्र होगा वो दोनों दिशा होगा, दक्षिण पूरब। ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम। यहां तक समझ गए सब कोई? क्वेश्चन के अनुसार बढ़ते हैं अब कि यानी ए पर है वो स्थित है और वो बी पर पहुंचना चाहता है, ठीक है। इसके लिए वो ए से ओ पर जाता है, जो ए के ठीक उत्तर में, मान लेते हैं मेरा ए यहां है, ए से ठीक उत्तर यहां पे ओ है। यहां तक समझ गए? कितना दूरी? यहां दूरी हो गया है, यहां दूरी होगा 120 मीटर, ठीक है। आगे है, फिर वह ओ से बी ठीक पश्चिम दिशा में 50 मीटर। आपको जस्ट बताए हैं कि आप यहां से मान लेते हैं इधर गए, पश्चिम दिशा किधर होगा? आपके लेफ्ट साइड होना है, तो पश्चिम दिशा में वो गया 50 मीटर। ओ से बी ठीक पश्चिम दिशा में, तो वो यहां पहुंच चुका है। तो ए से बी की दूरी और बी के सापेक्ष ए किस दिशा में है, ठीक है। अब देखिए, आपको एक क्वेश्चन जो पूछता है और इसमें बहुत लोग अटक जाते हैं, यानी जिसके सापेक्ष पूछेगा। यहां क्या पूछा है? बी के सापेक्ष, बी के सापेक्ष पूछा है, तब आप बी से देखेंगे ए किस दिशा में है। अगर मान लेते हैं आपका बी यहां स्थित है, अगर ए यहां स्थित है, तो यहां से जो ये दिशा देखेंगे, कौन सा दिशा हुआ? तो दक्षिण पूरब। ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। अब दक्षिण पूरब आ गया है। अब देखते हैं कि अब ये दूरी कितनी है। अब देखिए, मान लेते हैं कि आप लोग सबको ही पढ़े होंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ये वाला आपका 90 डिग्री है, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला जो होता है कर्ण होता है। अगर आप इसको लंब माने तो ये आपका आधार है, जिसमें आप लोग पढ़े होंगे बचपन से कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर आप यहां से स्क्वायर को हटाते हैं तो इधर रूट चढ़ जाना है, और पी के जगह पे कितना दिया है? 120 का स्क्वायर, प्लस बी के जगह पे कितना दिया है? 50 का स्क्वायर। बढ़ते हैं आगे, 120 का स्क्वायर आप निकालें, 12 का स्क्वायर आप निकाल लीजिए, उस पे 2 जीरो बैठा दीजिए, ठीक है। फिर आप 50 का स्क्वायर अगर निकालें, 5 का स्क्वायर कर दीजिए, 1 जीरो है तो उस पे 2 जीरो बैठा दीजिए। अब इसको जोड़ लीजिए, अब देखिए 16,900 आया। आप क्या किए थे, गौर कीजिएगा, यहाँ 1 जीरो था, स्क्वायर किए तो डबल जीरो आया। अगर आप यहाँ पे डबल जीरो है तो इसमें से 1 जीरो को बाहर निकाल लीजिए। आप एक बात जान रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ 2 छिपा होता है और उसको लिखने की जरूरत नहीं होती है। और आपको पता होगा कि 169 जो है वो 13 का स्क्वायर है, यानी इसका आंसर क्या हो गया? 130 मीटर और दक्षिण पूर्व, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से वीडियो कॉन्फ्रेंस ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित कर सकती है कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है? देखिए, फोन सब कोई चलाते हैं, ठीक है, और आपके इसका यूज भी करते हैं। कभी कभी आप फोन में जाएंगे, आप फोन में जाएंगे, आपको बिना बोले आप बोल भी रहे हैं सामने वाले को कि हम ये बोल रहे हैं, लेकिन आपको टाइप भी नहीं करना है। तब उसमें आप देखेंगे कि एक जो चैट में GIF होता है
जिसमें आपको गुड मॉर्निंग अगर लिखने की जरूरत नहीं है, आप उस पे जाते हैं, गुड मॉर्निंग का ये सिर्फ आप भेज देते हैं, सबके फोन में है। और एग्जाम में ये क्वेश्चन पिछले बार पूछा और बहुत लोग गलत करके आ गए थे, जबकि ये आप डेली अब फोन चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, डेली इसका यूज करते हैं, लेकिन फिर भी गलत कर देते हैं। इसका आंसर चैट में GIF होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको हम पिछले कक्षा में जो बताए थे वहां से भी क्वेश्चन है कि सरसों के तेल में बनी मछली, ये कहाँ बताए थे, ये बताए थे आपका कश्मीर में। तो तीसरा का मिलान डी के साथ, नारियल के तेल में बनी मछली ये भी बताए थे, इसका बताए थे गोवा। ठीक है, आगे है, इसके बारे में टेपियोका के बारे में भी बता चुके हैं कि नारियल डली करी के साथ उबला हुआ टेपियोका ये केरल में खाया जाता है। छोले भटूरे ये आपका पंजाब का है। यानी पहला का मिलान पांचवे के साथ, देख लीजिए इसमें नहीं हुआ, ये तीनों में है। दूसरा का मिलान दूसरे के साथ ही है, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, आपका आंसर ये हो गया। और तीसरा का मिलान चौथे के साथ, चौथा का मिलान पहले के साथ, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े कि प्राथमिक कक्षाओं का पर्यावरण अध्ययन वह विषय क्षेत्र है जिसमें एकीकरण समझ रहे हैं, यानी मिलाकर। यानी आपको एक बता दें कि आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, आप जान रहे हैं कि प्राथमिक स्तर जो होता है वो 1 से 5 होता है। एक से 5 होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक कहां से कहां तक होती है, तब आप गलती ये कर देते हैं कि 1 से 5। आप बचपन में पढ़े हैं लेकिन फिर भी आप भूल जाते हैं, जबकि पर्यावरण अध्ययन की जो पुस्तक होती है 1 से 5 नहीं होती है, वो 3 से 5 के लिए होती है। अब एक क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन आगे भी है, देखेंगे कि अब आपका प्राथमिक है 1 से 5, तो 3 से 5 के लिए ही पुस्तक क्यों है? तो 1 और 2 का बच्चा क्या करेगा? तो उसके लिए जो है 1 और 2 का जो बच्चा होता है, सीटेट ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, आप प्रीवियस ईयर पलट के देखिए, आपको मिलेगा कि 1 और 2 का जो बच्चा है वो भाषा और गणित के माध्यम से ईवीएस सीखता है। और यहाँ जो क्वेश्चन पूछा है उस पे आते हैं कि ईवीएस का विषय में क्या क्या शामिल है। विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा के संप्रत्यय एवं मुद्दे ये है, लेकिन इसके अलावा और भी कुछ है, ये नहीं होगा। सामाजिक विज्ञान के संप्रत्यय एवं मुद्दे ये नहीं होगा। विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान, देखिए ईवीएस जो बुक है उसमें साइंस भी पेपर है, सोशल साइंस भी है, उसके अलावा पर्यावरण भी है। देखिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरणीय शिक्षा के संप्रत्यय एवं मुद्दों, तो यहाँ क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन 4 सही है। अगला क्वेश्चन है स्लॉथ। पिछले क्लास में आपको बताए थे कि स्लॉथ सबसे आलसी पशु है, वो 24 घंटा में जो है 17 घंटा पेड़ से उल्टा लटक कर सोता है, और वो जो सोता है वो 270 डिग्री का कोण बनाकर सोता है। ठीक है, बढ़ते हैं। स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं और लगभग दिन के 22 घंटे, देखिए वो भालू जैसे दिखते हैं वो तो वहां तक सही है, लेकिन वहां 22 घंटे जो दिया है वो गलत है। आगे है स्लॉथ चिंपैंजी जैसे दिखते हैं, देखिए यहाँ 17 घंटा सही किया, लेकिन वहां चिंपैंजी लिख दिया। आगे है स्लॉथ चिंपैंजी जैसे दिखते हैं, गलत है। स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे पेड़ की शाखा पर उल्टे लटक कर सोते हैं, ऑप्शन 4 सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से जानवर के आगे के दांत उनकी पूरी जिंदगी बढ़ते रहते हैं? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आप सबको बना सकते हैं। ठीक है, आप
गिलहरी के का चित्र देखे होंगे या आसपास देखे होंगे, ठीक है। और भगवान राम के साथ भी अगर किसी फोटो में अगर गिलहरी का चित्र देखे होंगे तो उसका दांत हमेशा बाहर होगा। तो गिलहरी ऑप्शन के अनुसार सही है कि गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। वो जो कुछ काटते या कुतरते रहती है ना, जिससे उसके दांत घिसते रहते हैं। इसके अलावा सीटेट में एक और चीज पूछा है कि गिलहरी के अलावा एक चूहा भी है जिसका दांत हमेशा बढ़ते रहता, लेकिन एनसीईआरटी में आपका सिर्फ गिलहरी दिया है। पिछले सीटेट में पूछा था गिलहरी और चूहा दोनों माना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े हैं। दृष्टिबाधित, देखिए दृष्टिबाधित समझ रहे हैं आप लोग, जिसको कि देखने में परेशानी है या जो बिल्कुल नहीं देख पाते हैं। आपको सीटेट इससे क्वेश्चन पूछता है जिसको आप अधिगम विकार वाला एक चैप्टर है सीडीपी में, उसमें आता है दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को ईवीएस पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक। अब एक बात बताइए, जो लोग देखने में जिसको परेशानी है वो तो किसी भी चीज को छूकर या सुनकर, ठीक है, ही सीखेंगे। आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि दृष्टिबाधित बच्चे जो होते हैं उनके लिए एक लिपि बनाई गई है, ब्रेल लिपि, जिसका आविष्कार लुइस ब्रेल ने किया था। वे फ्रांस के थे। तो आपको पूछता है कि ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है, ठीक है। आपको बता दें ये 6 बिंदु पर आधारित होती हैं। आपका कथन है कक्षा में मिश्रित सहपाठी समूह बनाएं, किसी कार्य को पूरा करने के लिए अधिक समय है, किसी भी कार्य को भागों में बांटे और प्रत्येक भाग को अलग, स्पर्शी शिक्षण, यही होगा। यानी बच्चा जो है स्पर्श करके पढ़ लेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका वन भूमि और उनके उपज पर अधिकार है। यह एक्ट कब ये एक्ट लिया गया है? आपको एक बात बता दें कि वन संरक्षण अधिनियम 2007 जो कि कहता है कि अगर वैसे आदिवासी लोग जो जंगल में रह रहे हैं कम से कम 25 वर्ष से या उससे अधिक वर्ष से, तो वहां के भूमि पर और वहां के भूमि पर जो कुछ उपजेगा उन पर उनका अधिकार होगा। तो वन एक्ट के अधिकार 2007 आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को जैव विविधता अनुभव देने के लिए कौन सी युक्ति ठीक है? ठीक है, पक्षियों की प्रजाति संबंधी पुस्तक और लेख पढ़ने के लिए देना, प्रवासी पक्षी के बारे में विभिन्न लघु चित्र दिखाना, पक्षी अभ्यारण्य में अवलोकन के लिए ले जाना, विलुप्त पक्षियों पर विभिन्न वार्ता। आपको हम बताए थे कुछ देर पहले कि बच्चा जो अवलोकन करेगा या अभ्यारण्य में जाकर जो डायरेक्ट रूप से देखेगा, आखिर इंद्रिय 5 है ना, आंख कान नाक जीभ त्वचा, यानी जो अभ्यारण्य में गया वहां पर जो देखेगा वो ज्ञान उसका अस्थायी ज्ञान होगा। ये सब ऑप्शन आपका होना नहीं है, ऑप्शन तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, देखिए मधुमक्खी से क्वेश्चन आपका बार बार आ रहा है, एक क्वेश्चन इससे आएगा नहीं। मधुमक्खी की सर्वाधिक विशेषता, केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है, लास्ट लेक्चर में बताए थे, बिल्कुल सही है। नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं है, ये भी सही है। आपको बताए थे नर मक्खी सिर्फ आराम करते रहते हैं छत्ता में। सभी मादा मक्खी अंडे देते हैं, गलत है। आपका 3 जहां जहां है वहां काट दीजिए। अगला कथन है, कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती है और उसे छत्ते में लेकर आती है, बिल्कुल सही है। तो आंसर 1, 2 और 4 सही है। क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है, यह मुख्य रूप से पाया जाता है। देखिए आप बिहू त्योहार के बारे में जान रहे होंगे, उस त्योहार में यानी फसल की कटने की खुशी में त्योहार मनाया जाता है जिसका नाम बिहू है। वहां पे चावल की 2 किस्में हैं, एक बोरा, एक है चेवा, जो कि पकने के बाद चिपचिपा हो जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ पाया जाएगा? असम में। अगले जब लेक्चर में आएंगे तब आपको बताएंगे कि बिहू त्योहार में क्या होता है, कब मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मगरमच्छ देखे होंगे सब कोई, मुख्य रूप से
शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। किसके लिए मारे जाते हैं? आपको बता दें, यहाँ जो आपको सिंह दिया है, यहाँ सिंह के लिए देखिए, हिरन का भी सिंह को सिंह के लिए या उनकी छाल के लिए वो कस्तूरी हिरन देगा ना, कस्तूरी मृग, उसको थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है। सिंह के लिए एक सिंह वाले गेंडे को सिंह के लिए मारा जाता है। आपको क्वेश्चन पूछता है, यहाँ जो मगरमच्छ पूछा है तो उसके लिए त्वचा। देखिए, मगरमच्छ हो गया, सांप हो गया, बाघ हो गया, इन सबको त्वचा के लिए मारा जाता है। दांत के लिए मारा जाएगा किसको? हाथी को। खुशबू के लिए अभी तुरंत आपको बताया कि कस्तूरी हिरन को थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है। अभी के अनुसार आपका ऑप्शन नंबर बी सही है कि मगरमच्छ को त्वचा के लिए मारा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि ईवीएस का सीखना आधारित है। देखिए, ईवीएस पेडागोजी आपको जब पढ़ाया जाएगा तब आपको बताया जाएगा कि आखिर पेडागोजी में होता क्या क्या है। जैसे सिद्धांत बहुत सारा है, सरल से जटिल है, स्थूल से सूक्ष्म है, स्थानिक से वैश्विक है। देखिए, इसमें आपको एक ही आपको सही आंसर होगा। देखिए, यहाँ आपका मूर्त से अमूर्त रहता तब ये आपका सही होता। स्थानिक यानी छोटे जगह से अब बड़े जगह पे जाएंगे कि बड़ा जगह से छोटा जगह पे जाएंगे, ये भी आपका गलत दिया हुआ है। वैश्विक से स्थानिक का मतलब होता है विश्व से आप इधर छोटे स्तर की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन स्थानिक से वैश्विक होगा कि आप जहाँ पे हैं उससे बढ़ते हुए आप विश्व की ओर जा रहे हैं। यहाँ भी जटिल से सरल नहीं, आंसर आपका होगा सरल से जटिल। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़े, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़े, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की बाल केंद्रित प्रवृत्ति को इंगित करता है? बाल केंद्रित प्रवृत्ति की जान रहे हैं, यानी सेंटर में बच्ची को रखना है। यानी आपका जो टीचर है किसके लिए? बच्चे के लिए। क्लासरूम है किसके लिए? बच्चे के लिए। आपका जो सिलेबस है किसके लिए? बच्चे के लिए। स्कूल में विद्यार्थियों के जीवन को स्कूल के बाहर और उनके जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। रटने को हतोत्साहित करना चाहिए। सीखने के लिए किताबी ज्ञान से प्रस्थान करना चाहिए। स्कूल, घर और समुदाय के बीच स्पष्ट सीमा होना चाहिए। देखिए, ये भी आपका पॉइंट वाला है जिसमें ए, बी और सी तीनों सही है। ठीक है, इसमें भी देखिए कुछ लोग करते क्या है, वो हतोत्साहित देखते हैं और उसको निगेटिव मान लेते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, रटने को हतोत्साहित, अच्छी बात बोल रहा है कि रटना नहीं है, उसको सीखना है। तो रटने को हतोत्साहित जो बोला है ये आपका बिल्कुल सही है। ये आपका पॉइंट वाला क्वेश्चन था जिसमें ए, बी और सी तीनों सही है। आपका डी नंबर गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस आवृत्ति का मूल्यांकन ईवीएस के सीखने सिखाने के लिए उपयुक्त है? अच्छा, देखिए, आपका मूल्यांकन बहुत तरह से होता है। ठीक है, जिसमें एक आता है आपका CCE, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, जो कि सतत यानी क्या होता है? लगातार, और व्यापक यानी क्या? उसके हर क्षेत्र को लेते हुए। ठीक है, उसके अनुसार आपका आंसर प्रतिदिन होगा, क्योंकि अगर डेली मूल्यांकन किया जाए तो वो अच्छा होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में छपे गोलकुंडा किले के मानचित्र में, ये क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन ये आता ही है। ठीक है, कि 1 सेंटीमीटर जो है 110 मीटर को दर्शा रहा। ठीक है, तो 14.2 सेंटीमीटर कितना? ऑप्शन आपका किलोमीटर में दे दिया, पहले आप मीटर में निकाल लीजिए। यानी 110 गुना, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको। देखिए, यहां आपका 1562 मीटर आया है। ठीक है,
लेकिन आपका आंसर किलोमीटर में मांग रहा है। आप लोग जान रहे हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 1562 मीटर में 1000 से इसको भाग दे दीजिए, तो 1.562 इतना आपका किलोमीटर होगा। तो ऑप्शन तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 24, पिछले क्लास में आप लोगों को बताए थे कल्पना चावला के बारे में कि कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी। बताए ही थे कि 1 फरवरी 2003 को इनकी मृत्यु हुई थी। वही आपको सिर्फ ईस्वी पूछ रहा है, तो उस अनुसार आपका चौथा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कक्षा 1 और 2। अभी जस्ट कुछ देर पहले ही आपको बताए हैं इसी लेक्चर में कि कक्षा 1 और 2 में जो ईवीएस की कोई पाठ्य पुस्तक क्यों नहीं है। ठीक है, ईवीएस की प्रक्रिया कौशल शिक्षक की हैंडबुक में सुझाए गए खेलों द्वारा पढ़ाए जाते हैं, बिल्कुल गलत। ईवीएस की महत्वपूर्ण संकल्पनाएं शिक्षकों द्वारा संचालित पारस्परिक क्रियाकलापों द्वारा पढ़ाए जाते हैं। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित संकल्पनाएं और कौशल भाषा तथा गणित के द्वारा सिखाए जाते हैं। आगे है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित संकल्पनाएं और कौशल भाषा शिक्षण। अभी तुरंत आपको ये वर्ड बताए हैं। कक्षा 1 और 2 के लिए जो कोई ईवीएस की बुक नहीं है, तो बच्चा भाषा और गणित के माध्यम से ईवीएस सीखता है। अगला क्वेश्चन है उस खेत की मृदा के बारे में विचार कीजिए जिसमें कोई किसान रासायनिक उर्वरकों और पीड़कनाशियों यानी कीटनाशकों का अधिक उपयोग यानी क्या अधिक मात्रा में उपयोग करते जा रहा है। अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है, बार बार कीटनाशक का प्रयोग कर रहा है। तो आपके विचार से इस व्यवहार से उसके खेत की मृदा क्या होगी? अन्य फसलों के लिए अत्यधिक उपजाऊ हो जाएगी, बिल्कुल गलत। आगे है केवल धान की फसल के लिए उपयुक्त बनेगी, वर्ष में कई फसलों के लिए अधिक उपयुक्त बनेगी। आप जान रहे कि बार बार उर्वरक का यूज, बार बार कीटनाशक का यूज करने से क्या होगी? जमीन बंजर हो जाएगी, यानी कुछ समय पश्चात बंजर हो जाएगी। यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़े तो ईवीएस के आकलन में एक शिक्षक कौन से उच्च स्तरीय चिंतन वाले प्रश्न का चुनाव करेंगे? यानी चिंतन कैसा? उच्च चिंतन होना चाहिए, जिसको कि अपसारी चिंतन के बारे में रूप में आप जानते हैं। चिंतन आपका 2 तरह का होता है, एक अपसारी, एक अभिसारी। देखिए, जहां पे भी सीमा में बंधने की बात करेगा वहां अभिसारी हो जाएगा। अभिसारी को आप सिंगल आंसर भी बोल सकते हैं, लेकिन जहां भी अपसारी होगा उसमें बहुत सारा भी आंसर आ सकता है उसका। जैसे आपको पूछा जाए कि अभी भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो वहां पे क्या होगा? सिंगल आंसर आएगा, तो वहां आपका अभिसारी चिंतन होना है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि आपके समाज में जो कुरीतियां फैली हैं, आप उसके बारे में विस्तार से बताएं, तो उसमें तो बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है, तो वहां अपसारी होगा। और एक बात बता दें, अपसारी चिंतन का संबंध जो है सृजनात्मकता से होता है, और इस चिंतन का नाम आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन भी इसको कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। ये आपका सीडीपी पेडागोजी का है। ठीक है, बढ़ते हैं। हम कौन सी 5 जड़ें खाते हैं? यहाँ तो आपको सीमा में बंधने बोल रहा है, उसके अनुसार अभिसारी होता, लेकिन क्वेश्चन कुछ और बोल रहा है, ये आंसर होगा नहीं। क्या होगा यदि पृथ्वी पर पेट्रोल और डीजल ना हो? आगे, पृथ्वी का हरा रंग किस कारण है? पत्तियों का हरा रंग किस कारण है? सिंगल आंसर आना है, ये भी नहीं होगा। बीज बोने से लेकर गेहूं की फसल काटने तक के चरण, बीज बोना, पौधा आना, ये सब तो चरण को की सीमा है ना कुछ। ठीक है, ये भी नहीं होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि क्या होगा यदि पृथ्वी पर पेट्रोल और डीजल ना हो, अगर आप बच्चे से ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे तो बच्चा बहुत कुछ बता सकता है कि डीजल पेट्रोल नहीं हो तो हम गाड़ी नहीं चला सकते हैं, खेतों में जो बोरिंग पंप लगे होते हैं वो नहीं चल सकते हैं, या जितना भी वाहन है जो कि डीजल और पेट्रोल से चलते हैं वो कुछ नहीं चल पाएंगे। और भी बहुत सारा यूज है, जैसे थ्रेसिंग इत्यादि में भी इसका यूज होता है। तो आपका आंसर 2 नंबर होगा।
और आपको पूछ दे कि इसका संबंध किस चिंतन से है, तो आप बताएंगे कि अपसारी चिंतन से है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई उस विशेषता को चुनिए जो नीचे दिए गए सभी जानवरों में पाई जाती है। कछुआ, अजगर, बाज, छिपकली, शहद की मक्खी। देखिए, शरीर का सल्कों से ढका होना, क्या सबका होगा? क्या बाज का शरीर सल्क से ढका होता है? वो तो कछुआ का ढका होता है सल्क से। आगे है, भूमि पर तथा जल दोनों में। भूमि पर माने कि आप कछुआ को रख लेते हैं, भूमि पर भी उठा के जल से ले आते हैं। क्या अजगर को रखते हैं जल में? क्या बाज जल में और भूमि पे दोनों पे? ये भी आपका नहीं हुआ। अंडे देना और जहरीला होना, माने कि आपका अजगर जहरीला है। ठीक है। क्या कछुआ जहरीला है? क्या छिपकली, शहद की मक्खी? तो ये चौथा ऑप्शन आपका नहीं होगा। एक चीज गौर कीजिए, क्या जितना दिया हुआ है सभी जीव इसमें जो दिए हुए हैं सभी अंडे देते हैं? बिल्कुल सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 29, सतत एवं समग्र मूल्यांकन। अभी आपको तुरंत हम बताए हैं CCE में समग्र शब्द किससे संबंधित है? संज्ञानात्मक स्तर से, सहपाठचर्या क्रियाकलाप से, समग्र विकास से, शैक्षिक क्षेत्र से। यानी यहां भी देखिए, समग्र का मतलब क्या होता है? सभी कुछ। तो यहां आपका जो होगा समग्र विकास से आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर EVS की बाल केंद्रित प्रकृति किसके कारण है? देखिए, यहां रटना सीखना आपको बताया है कि आपको एग्जाम में जब भी आ जाए रटना, केवल पाठ्य पुस्तक केंद्रित, शिक्षा केंद्रित, ये सब आपका नेगेटिव है। देखिए, पुस्तक केंद्रित आधारित शिक्षा ये भी नहीं होना है। सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय की भागीदारी, गतिविधि आधारित शिक्षा। देखिए, आपका दो यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहा है जो कि थोड़ा पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी बढ़ते हैं। दोनों में से ब्रॉड ऑप्शन आपका कौन सा है? सीटेट में आपको ये भी देखना होता है। देखिए, एक्टिविटी आधारित शिक्षा है, लेकिन सीखने के लिए जो है स्कूल, घर और समुदाय। क्या आप स्कूल में नहीं सीखते हैं? घर के परिवार के लोग जो होते हैं, क्या आपको सीखने में मदद नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। यानी आपका जो है ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है। तो हमारा आज का सेशन यही समाप्त होता है। तो बताइए आप लोगों को सेशन कैसा लग रहा है? आप लोग कैसा लगा आपको क्लास? आप इसके बारे में जरूर बताएंगे। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।